Assalamualaikum. Welcome to DevCast, a podcast for Pakistani software developer. आज के एपिसोड में हमारे पास दो होस्ट हैं, एक तो मैं हूँ और एक है मोहम्मद हसन। एपिसोड के शुरू होने से पहले हम अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हसन कपासी है एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हियर एट टेनपल्स। डेफकास्ट जो है वो एक जॉइंट वेंचर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाकिस्तान और फ्री कोड कैम्प कराची का। मेरा ताल्लुक फ्री कोड कैम्प कराची की टीम से है और आई एम लीडिंग दिस कम्युनिटी हियर इन कराची फ्रॉम लास्ट 2 years। टॉकिंग अबाउट डेफकास्ट, द रीज़न बिहाइंड डेफकास्ट इज़ कि इसके ज़रिए हमारी कोशिश है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में एनरोल्ड हैं, उनको पता चल सके और एटलीस्ट इस चीज़ की नोहा हो कि आजकल मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है लोकली और इंटरनेशनली। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ दिस एपिसोड। हमारे पास अभी साथ में हमारा टीम है जो लास्ट ईयर टेम्पल में हमने मंथ ऑफ एआई सेलिब्रेट किया था। उसमें हमारे पास लास्ट मंथ दिस ईयर सो इसमें कोई 23 टीम्स थी और उनमें से हर टीम में ऑलमोस्ट 3 से 4 पार्टिसिपेंट्स थे। और हमारे पास जो है अभी 23 टीम जो एक लकी टीम है जो कि विनर है इस कंपटीशन की, वो हमारे साथ मौजूद है। So the names are Talha, Hassan, Umar Usman, and Hamza Shahid. So let's start with Hamza Shahid. आपका इंट्रोडक्शन करो। मेरा नाम हमजा शाहिद है। मैं यहाँ पे ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और लकीली मैं यहाँ पे विनर भी हूँ मंथ ऑफ एआई का। लास्ट टाइम हमने ब्लॉकचेन में भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी अच्छा गुजरा था हमारा। इस दफा हमने मंथ ऑफ एआई में पार्टिसिपेट किया तो हम जीत गए हैं। तो मैं पॉडकास्ट के लिए उसके लिए बैठा हुआ और इंटरव्यू। मेरा नाम उमर उस्मान है और मैं टेंपल्स के अंदर एज एन इंटर्न आया था। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स इन्होंने मुझे ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर कर दिया था और अब तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस कंपनी में। और टेंपल्स क्योंकि काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती रहती है, तो उन्होंने रिसेंटली अभी जैसे हमजा ने बताया ब्लॉकचेन पे काम किया था, तो उसका भी मंथ ऑफ ब्लॉकचेन हुआ था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसमें तो जीत नहीं पाए। तो नेक्स्ट जो था मंथ ऑफ एआई हुआ, उसके अंदर हमारे पास एक काफ़ी प्रैक्टिकल आइडिया था जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया और आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क हम लोग जीत गए मिला। और दैट्स दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा हसन है और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेव हूँ। तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए मुझे और मैं DHS सोफा का ग्रेड हूँ। और इससे पहले मैं काफ़ी स्पीड प्रोग्रामिंग में स्पीड प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में जाता रहा हूँ और वहाँ पे लकीली रनर अप आता रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं एआई या ब्लॉकचेन वगैरह में हूँ। इसी में मैंने एआई में पार्ट लिया और काफ़ी नया एक्सपीरियंस था और हम लोग जीत ही गए। Now you're not a runner. This time we're not gonna do it. तो रनर अप की स्ट्रीक तोड़ी मैंने। आप लोग बता सकते हैं आप लोग का बैकग्राउंड एआई से क्या था, मतलब पहले क्या आप लोगों को अनुभव थी या फिर आप लोगों ने बिल्कुल न्यू था आपके लिए एआई? एआई से इंटरेक्शन अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने काम किया हो। और मैं ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ा है। हमें यूनिवर्सिटी में जो है वो एआई का Implement बेसिक करने से कॉन्सेप्ट एक कोर्स होता है खाली। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत बेसिक मैं यहाँ पे जो किसी काम नहीं आता। तो हमने बस वो देखा था, एक दफा पढ़ा था हमने किसी जमाने में, लेकिन अब यहाँ पे आके जब काम किया तो पता लग रहा है कि एआई कोई नई चीज है, काम हो रहा है यहाँ पे। मेरा जो FIP था BS के अंदर वो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर ही था, तो थोड़ा सा आइडिया था, ज़्यादा नहीं था। मैं डेवलपर था, एल्गोरिथम वगैरह वाला जो सारा काम था वो मेरा पार्टनर करता था, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। पर मेरा FIP NLP के ऊपर ही था। हम लोगों ने एक पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बनाया था जो कि बेसिकली उर्दू के ऊपर ट्रेन होकर सिंधी और पंजाबी के वर्ड्स को टाइप करता है। तो वो वाला एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट में काम आया है कि नहीं आया, क्योंकि कुछ हद तक एनएलपी वाला काम भी था इसका। बिल्कुल, बट नहीं, वो वाला एक्सपीरियंस वो एक डिफरेंट अलग चीज़ थी। हम लोगों ने एक एल्गोरिथम वहाँ पे डिज़ाइन करा था, यहाँ पे हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं करा, हमने ऑलरेडी टूल्स जो थे उनको यूज़ करा और उसकी बेसिस पे हमने डेवलप करी। तो
What was your idea behind that project? और ओवरऑल आपने जब इसको इस आइडिया को पेश कर रहे थे तो क्या आपके नाम में थॉट थी और ओवरऑल आइडिया क्या था? So basically मैं हमारे प्रोजेक्ट टीम के नेम से स्टार्ट करूँगा। हमने वॉइस नोट्स नाम रखा था अपने प्रोजेक्ट का। रीजन बिहाइंड वॉइस नोट्स वाज बेसिकली हमारा मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन वाज वॉइस, ऑब्वियसली नॉट टेक्स्ट। और क्योंकि हमारा आइडिया ये था प्रोजेक्ट के पीछे कि हम लोग जो मीटिंग्स हैं क्लाइंट के साथ या कंपनी के अंदर जितनी मीटिंग्स होती हैं उसको ऑटोमेट करेंगे, ताकि यू डोंट हैव टू राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग एवरी टाइम यू आर इन अ मीटिंग। तो बेसिकली हम लोग एक समराइज नोट्स निकालना चाहते थे, तो दैट्स हाउ वी केम अप विद द नेम वॉइस नोट्स। कमिंग बैक टू द आइडिया हमारा ये था कि हमारे पास ऑफिस के अंदर हम लोग देखते थे कि क्लाइंट मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों की आपस में मीटिंग्स हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजर से, वो भी काफ़ी लेट मीटिंग्स हो रही होती थी, मतलब ऑफ टाइमिंग में होती थी, तो काफ़ी इश्यूज होते थे लोगों को कि यार कौन बनाए, सबको सुस्ती आ रही है। और वो फिर ये होता है कि 6 बजे के बाद जो है ना लोगों का मूड नहीं होता, बिल्कुल मूड ही नहीं होता काम करने तो एक ही मीटिंग खत्म हो हम घर आ गए, तो एक अजियत होती है, मतलब जबरदस्ती ले रहे होते हैं मीटिंग्स, सब रिकॉर्ड करके जाते हैं। किसी का एक रोल होता है ना कि नोट टेकिंग नहीं, यूजुअली इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग मीटिंग्स ले रहे होते हैं, मतलब एक बंदा भी मीटिंग कर रहा है क्लाइंट के साथ, तो वो उसके अंदर बंदा या तो मीटिंग पे कंसंट्रेट कर ले या नोट्स लिख ले, तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकल इनफ के बंदा सब चीज़ें पैरेलल में कर ले, वो भी इतने लेट टाइम्स में। तो बेसिकली हम लोग करना ये चाह रहे थे कि उसको हम ऑटोमेट करें कि आप वंस आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ली मीटिंग की, आप हमें देंगे, हमारा एल्गोरिथम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो उसको प्रोसेस करके सबसे पहले तो उसको स्पीच टू टेक्स्ट करेगा। वंस हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, हम लोग उसकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट जनरेट करेंगे जिसके अंदर हम पार्टिसिपेंट्स को टैग कर रहे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं, तला और हमजा मीटिंग के अंदर थे, तो वो टैग करेगा कि भाई उमर ने दिस सेंटेंस बोला, तला ने दिस टेक्स्ट बोला, और इसमें हमजा ने दिस चीज़ बोली। क्लाइंट को हम टैग नहीं कर रहे थे क्योंकि क्लाइंट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्कोप, मतलब जो नहीं टैग किया वो ऑब्वियसली क्लाइंट ही है। तो हम बेसिक हमारा पर्पस ये था कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को टैग कर लें। और सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज समराइजेशन नोट्स की जो भी हमने स्पीच टू टेक्स्ट किया है आपकी ऑडियो को, मीटिंग की ऑडियो को, उसको हम एक टेक्स्ट फॉर्म में पहले लें और उसको फिर समराइज कर लें। उसके अंदर हमने एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन यूज़ करी थी और हमने बुलेट पॉइंट्स के अंदर उसको मेन पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग है उसको शो करा दिया था। तो दैट वाज आवर प्रोजेक्ट। तो उसमें तो ये लिमिट थी कि कितनी मीटिंग की इन टर्म्स ऑफ एमबीज या वो वॉइस की हो सकता है जो आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, लिमिटेशन बिल्कुल थी। जैसे हम लोग ने अभी लाइव स्ट्रीमिंग पे काम नहीं किया था कि मतलब ऑडियो फाइल चाहिए थी हमें, मतलब आप ऐसा नहीं कि मीटिंग ऑनगोइंग है और इसी वक्त आपकी ट्रांसक्रिप्शन चल रही है साथ साथ, ऐसा नहीं किया था हमने अभी इनिशियल फेज में जो हमारा आइडिया था वो ये था कि आप रिकॉर्ड कर लें ऑडियो फाइल। तो और एक तो ये लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि आपकी जो टैगिंग है, पर्सन की टैगिंग जो है वो तभी हो सकेगी जब तक हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है। तो हमारा बिजनेस मॉडल इस तरह था कि यार जैसे फॉर एग्जांपल हम 10% की बात कर लें, तो जब भी कोई एम्प्लॉई इस कंपनी में आएगा तो उसका एक हम वॉइस सैंपल ले लेंगे और अपने पास ट्रेन डेटा के अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमारा ट्रेनिंग डेटा इस तरह बढ़ता जाएगा एम्प्लॉइज़ का। तो जब भी हमारे करंट एम्प्लॉइज मीटिंग में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको ट्रेन डेटा से टैग कर देगा। तो एक लिमिटेशन ट्रेनिंग डेटा की थी ये। एक और लिमिटेशन ये थी जो हम मैंने बताई थी कि सर्विस यूज कर रहे थे स्पीच टू टेक्स्ट की, गूगल अभी तक सबसे अच्छी हमें एक्यूरेसी दे रहा है। तो हम लोग फ्री अकाउंट यूज कर रहे थे, डेवलपर्स हैं, टेस्टिंग के लिए तो फ्री अकाउंट यूज करेंगे। तो उसकी लिमिटेशन थी कि यार आप नॉट ग्रेटर देन 1 मिनट की ऑडियो भी यूज करो। तो हमने ऑडियो का साइज अभी 1 मिनट रखा हुआ था, बट अगर आप क्लाउड पे वो अपलोड कर दें ऑडियो तो वो आप मोर देन 1 मिनट भी कर सकते हैं। ड्राइव पे अपलोड एग्जैक्टली जब हम जितनी बड़ी ऑडियो है वो पहले अपने क्लाउड पे अपलोड करेगा, वहां से प्रोसेसिंग करके फिर अपलोड करेगा। तो वो ये 2-3 लिमिटेशंस थी हमारी, बट ऐसी नहीं थी कि हम ओवरकम कर सकें अगर ज़्यादा टाइम देते। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो ट्रेनिंग डेटा से रिलेटेड बात की, जैसे हमने बात की कि 10% में कोई एम्प्लॉय आता है मतलब वॉइस सैंपल लेके उसको, तो हाउ मच डेटा वुड बी इनफ टू अच्छा,
ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें 2-3 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये है कि आप 10 to 15 सेकंड्स की ऑडियोज बट मोर देन 5 ऑडियोज आप ले रहे हैं, उससे 5 to 10 सैंपल्स दे दिए और वो ट्रेनिंग डेटा में डाल दिया। लोगों ने यहाँ पे था कि एक बंदे ने जो है ना 5-5 सैंपल्स अपने 20 सेकंड 15 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड करा दी थी, और एक ऑडियो थी जिसका नाम हम तीनों बोल रहे थे जो मीटिंग वाली फाइल। So that's enough to tag. 30 seconds मल्टीपल फाइल्स लेना ठीक है। गूगल असिस्टेंट में जब आप साइन अप करते हो तो खुद बोलता है कि 3 दफा आप अपना नाम या वो बोलें। एग्जैक्टली। दूसरा ये था कि या तो आप ये कर लें, दूसरा ये है कि आप एक लॉन्ग ऑडियो कर लें रादर देन मल्टीपल ऑडियोज और उसको ट्रेन करवाते हैं, तो वो भी आई थिंक इनफ होगी ट्रेनिंग डेटा के पर्पस पूरा कर देगी वो आपका। ओके, जैसे हमने बात की मंथ ऑफ एआई, अब अगर हम सिर्फ एक मंथ की बात करें तो एक मंथ काफी नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। Exactly. तो ये जो और ये आइडिया इटसेल्फ, इस आइडिया के अंदर भी हमारे पास 3 कुछ चीजें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है ना? मैंने लगा स्पीच लगा रहा, ठीक है। तो कितना हद तक आप बोलेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट हो गया था, या फिर आप उसको एज ए MVP काउंट कर सकते हैं कि वो द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है या नहीं, किस हद तक था? अच्छा, अगर मंथ ऑफ एआई के हिसाब से बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट जो है एज जो हमने प्रॉमिस किया था जूरी को हमारी कि हम जो बना के देंगे वो हमने 100% बना के दिया है। कंपटीशन की हद तक अगर हम रहे ना तो उसके अंदर हमने प्रोडक्ट पूरी बनाई है, सॉफ्टवेयर जो है जिसमें हमारे पास पहले वो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो उसकी समरी बनाता है। जबकि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट की बात की थी उमर खान ने, ये हमने उनको नहीं बताया था कि ये हम करके देंगे। ये हमारा काम, हमारा जो समरी वाला काम था वो स्पीच टू टेक्स्ट भी हो गया था और समरी वाला काम भी जल्दी हो गया था। इस वजह से हमने कहा कि क्यों ना हम स्पीकर को भी आइडेंटिफाई करें, तो हमने वो एक्स्ट्रा चीज़ की थी, एक्स्ट्रा एफर्ट था। तो इस हिसाब से अगर कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो हमारी 100% कंपटीशन थी। इसके अंदर हमें एक मसला भी आया था मैन्यूस्क्रिप्ट टाइपिंग के अंदर, कि हमें जो गूगल स्पीच टू टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट कन्वर्ट करके देता है, वो स्पीकर आइडेंटिफाई नहीं करता है। इसके लिए हमने एक दूसरी लाइब्रेरी यूज करी थी, वो हमें सिर्फ स्पीकर आइडेंटिफाई करके दे रही थी कि बोल कौन रहा है, वो टेक्स्ट नहीं दे रही थी। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ी। हमें बेसिकली ऑडियो के चंक्स बनाने पड़े पहले, और चंक्स में भी फिर इश्यूज आए थे हमारे पास। तो हमने चंक्स को इशू ये आ रहा था कि हमने चंक्स को ऑन साइलेंस ब्रेक किया था। हमारी जो इनिशियल मीटिंग की ऑडियो है हमने ऑन साइलेंस ब्रेक कर दी, तो उसने हमें बहुत सारे चंक्स दे दिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब वो चंक्स बना रहा था तो जिस साइलेंस पे वो चंक कर रहा था उस पर 1 सेकंड आगे 1 सेकंड पीछे वो खा रहा था। ऑब्वियसली वो परफेक्ट बनेगा नहीं, हमने साइलेंस तो उसको केटर करने के लिए हमने एक अलग यूटिलिटी फंक्शन लिखा था जो चंक्स सही बनाता था कि चंक बनाया और उससे पीछे वाले का इस बंदे का सैंपल है, मतलब एक बंदे का सैंपल नहीं वो बंदे के साथ बात कर रहा मीटिंग। ओके, जैसे अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो मैं बोलने के बाद मैं रुकूंगा, जाहिर सी बात है, और कोई और बंदा कंटिन्यू करेगा। बेसिकली हमने वही लॉजिक सोची कि यार साइलेंस पे हम ब्रेक करते हैं, साइलेंस पे हम चंक बनाते हैं। अब साइलेंस पे चंक बनाने का भी मसला आ रहा था कि वो चंकिंग सही होनी नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं बोलते हुए मैं रुकूंगा, मैं दोबारा कंटिन्यू कर लूं, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। तो इसको हमने अलग मैनुअली डील किया फंक्शन बना के। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये थी कि यूजुअली जब आप चंक्स बना लेते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार इसी को चंक्स को स्पीच टू टेक्स्ट में भेजो, टेक्स्ट मंगवा लो और इसी से टैग कर लो घंटा। लेकिन ये हो नहीं रहा था, क्योंकि आप जब स्पीच टू टेक्स्ट में चंक भेज रहे थे तो वो सिर्फ इनिशियल वर्ड्स उठा रहा था उस चंक के और बाकी के एंड के नहीं उठा रहा था। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, मैपिंग बनानी पड़ी ओरिजिनल टेक्स्ट जो फुल ऑडियो के टेक्स्ट है विद चंक के स्पीकर टैग की। तो हम लोग पहले चंक से स्पीकर टैग निकाल रहे थे और इसको मैप कर रहे थे ओरिजिनल टेक्स्ट के जो सेंटेंस है उस पे, मतलब इस तरह चंक करा, उस चंक को हमने स्पीच टू टेक्स्ट भी करा और उसको हमने आइडेंटिफाई भी करा। तो अब जब स्पीच टू टेक्स्ट हो गया मिला तो हमने उसका ऑफसेट निकाला ओरिजिनल जो होल टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ था उसमें, और फिर मैप करा कि अच्छा ये वाला टेक्स्ट जो है ये बंदा तो उसमें एक्यूरेसी इतनी सही नहीं थी, क्योंकि जो चंकिंग की हमारी लॉजिक थी वो ऑब्वियसली इतनी मैच्योर नहीं थी। तो बट किसी हद तक ये था कि हमारे पास स्पीकर टैग आ गया, हमारा पर्पस पूरा हो गया था कि यार मैपिंग हो रही है, मैन्युस्क्रिप्ट हमसे जनरेट हो गई थी। सो हम जो है ना डिकोड कर रहे हैं कि किस तरह से जो ना कोई कंपटीशन हो तो वो जीता जा सकता है। टास्क को ब्रेक करो, आपको करना है। और एक चीज अच्छी अभी देखी मैंने कि फिर भी जाने बताया कि हमने बताया कि अभी आपने जो सबमिट किया था जूरी को वो थे 2 टास्क, ठीक है, और व्हाट यू हैव डन इज द थर्ड टास्क एज वेल, सो दैट इज दैट यू हैव टू डन 120% to win the competition.
अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक जो कंपटीशन है इससे एक तो हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे अपने स्किल्स जो हैं वो इनहेंस होते हैं, वो पॉलिश होते हैं। कंपनी को अलग फ़ायदा होता है कि जैसे कि अभी हमने जो फाइनल हमारी सेरेमनी थी इसकी, उसमें दानिश भाई ने इसको बताया था कि नाउ वी हैव दैट। दानिश भाई कौन है? ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ टेन। सो उन्होंने बताया कि अब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो कि एआई पे काम कर चुकी है। तो इससे एक पर्सनल लेवल पे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा एक पर्सपेक्टिव जो एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है एआई से रिलेटेड, वो चेंज हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, पहले आपका पर्सपेक्टिव क्या था एआई को लेके और अब क्या है? अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो लाइक एनी अदर डेवलपर, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आने से पहले जो भी बंदा होता है ना, वो ये सोचता है कि एआई कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, उसके लिए बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऑल यू नीड इज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सही है। और आपके पास जो है एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपकी मैटर करती हैं। इसी के साथ आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। अच्छा, सॉफ्टवेयर हमने जो मंथ ऑफ एआई में कंपटीशन में पार्ट लिया था, इससे पहले हमें भी ऐसे ही लगता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत मुश्किल चीज़ होगी, कुछ ना कुछ होता होगा अंदर, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन जब हमने काम किया है लाइक लेकिन होता ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बिल्ट, आपको सिर्फ उनको यूज़ करना है। कुछ प्लगइन्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शंस होती हैं जैसे अमेज़न की हो गई, गूगल की हो गई, AWS हो गई, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपने बस उनको इंपोर्ट करके यूज़ करना है और बाकी आपकी लॉजिक होती है आपने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेसिकली अब टाइम वो आ गया है कि आप स्क्रैच से कोई एल्गोरिथम नहीं लिखते मशीन लर्निंग या एआई से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी बड़े मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एल्गोरिथम लिख दिए हैं। अब आपको यूज़ करना आना चाहिए उनको किस तरह एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो गूगल हो गया, जैसे अमेज़न हो गया, एज़्योर हो गया, इन लोगों ने ऑलरेडी एआई की सर्विसेज आपको दी हुई हैं विद अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। जो आप खुद से एल्गोरिथम बना भी लो तो आप वो एक्यूरेसी इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास इतना डेटा है, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करा ली है कि वो आप नहीं ला सकते वो एक्यूरेसी, कुछ भी कर लो। तो अब वो टाइम आ गया प्लग एंड प्ले वाला। आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी, आपने देखा कि आपके पास कौन सी अवेलेबल सर्विसेज हैं और आप किस तरह उन सर्विसेज को ट्वीक करके थोड़ा बहुत अपनी प्रॉब्लम पे मैप कर दो, और वंस आप ये कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अभी तक मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे 10% प्रोजेक्ट्स हैं जो एआई यूज़ कर रहे हैं, उनमें सब में एज़्योर सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, कॉग्निटिव सर्विसेज हो रही हैं, AWS की यूज़ हो रही हैं, गूगल की तो हो ही रही हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना यूजुअली लगता है डेवलपर्स को, क्या एआई पता नहीं मशीन लर्निंग क्या चीज़ है क्या नहीं है। और वो चीज़ें जो आप मतलब खुद से भी करना चाह रहे हो स्क्रैच से, जैसे हमारे मंथ ऑफ एआई के अंदर जो समराइजेशन वाला हमारा मॉड्यूल था उसके अंदर हमने स्क्रैच से किया था ताकि हमारी लर्निंग हो जाए। तो वो भी इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसके रोड मैप्स लोगों ने पहले से बना के रखे हैं कि यार आप ये फॉलो करो, पहले आप डेटा एक्सप्लोरेशन करो, फिर आप उसको प्रोसेस करो, प्री प्रोसेसिंग आती है, फिर एल्गोरिथम वाला पार्ट आता है। तो ये सब रोड मैप्स भी डिफाइन हुए हैं, आपको सिर्फ फॉलो करना है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये रोड मैप आपने कौन से फॉलो किया था बेसिकली? बेसिकली बहुत सारे, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ये हो गया, मीडियम हो गया, ये लोग आपको रोड मैप बताते हैं हर स्टैक के ऊपर। हाँ, तो बेसिकली जो उमर रोड मैप की बात कर रहा है तो वो इस तरह से था, जैसे हम लोग को समराइजेशन करनी थी। समराइजेशन में 2 टाइप्स होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और एब्स्ट्रैक्टिव। तो हम लोगों को हम लोग एक्सट्रैक्टिव की तरफ गए और एक्सट्रैक्टिव के बेसिकली पूरे एल्गोरिथम्स बताए हुए हैं कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो तो इस तरह से जो है ना आप उसको अचीव कर सकते हो। तो और एब्स्ट्रैक्टिव में ये होता है कि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के आपको फिर समरी, आप उसके एल्गोरिथम दूसरे हैं, वो थोड़ा मुश्किल था, हमारे पास टाइम कम था और हमें इम्प्लीमेंट करना था, तो हम लोग एक्सट्रैक्टिव की तरफ गए और मतलब एल्गोरिथम्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं उसको। बेसिकली सिर्फ एल्गोरिथम पार्ट नहीं होता पूरे आपकी अप्रोच का, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने एल्गोरिथम को दिया और उसने रिटर्न कर दिया। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने ब्रेक डाउन किया गया। सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्ट, अगर हम समराइजेशन की बात करें, आपके पास टेक्स्ट आया, आपने उसको टोकनाइज कर दिया वर्ड्स के अंदर, फिर आपने उसके अंदर क्लीनिंग करी वर्ड्स की, यार आपने उसमें स्टॉप वर्ड्स हटा दिए, वो वर्ड्स जो यूज़ नहीं होते या जिसकी मीनिंग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है,
वो हटा दी। वंस आपके पास वो मीनिंगफुल वर्ड्स आ गए, फिर उसके ऊपर आप एक उसको वेट दोगे, हर वेट वर्ड को, और फिर सेंटेंस का वेट निकालोगे, और फिर जब सेंटेंस के वेट आ जाएंगे तो आप टॉप सेंटेंसेस निकाल लोगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह बस एक एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन की वो आ जाएंगे नोट्स। तो ये हमारी अप्रोच थी। सो अब जो एक क्वेश्चन आता है वो ये है कि चले हमने कंपटीशन तो आपने जीत लिया, वेरी नाइस, और यू हैव गॉट द सर्टिफिकेट्स, बट शील्ड भी मिली है। शील्ड भी मिली है। शील्ड मिली माशाल्लाह। क्या अब जो आपका प्रोजेक्ट है वो वाकई में वर्किंग कंडीशन में है? जैसे कि हमारा जो प्रॉब्लम था हम इनिशियल के 6 बजे के बाद जो मीटिंग होती है वो बड़ा मुश्किल होता है उसके मीटिंग पॉइंट लिखना। क्या हम मीटिंग पॉइंट लिख सकते हैं? किस हद तक हम ये चीज जो है ना वर्केबल कंडीशन में, और क्या अब इस कंडीशन में है कि वो हम किसी और को मार्केट कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली जो मंथ ऑफ एआई का हमारा टारगेट था वो ये था कि हम ये चीज अचीव कर लें, रादर देन ये कि इसको एक प्रोडक्ट बना दें इंस्टेंटली, क्योंकि इसको हमने ये नहीं सोचा था कि वो आगे जाके जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हमने उसको सिर्फ कंपटीशन के हद तक रखा था, इसको एज अ सर्विस बनाया। लेकिन जब वो आइडिया लोगों ने सुना है तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, तो काफी लोगों ने हमें आगे कहा है कि आगे कंटिन्यू करो, उसको प्रोडक्ट बनाओ टेम्पर्स के लिए, या फिर आगे कहीं सेल करना चाहो तो सेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए काफी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कंटिन्यू करो इस पे काम, और हमने स्टार्ट भी किया भी। बट वैसे ये अभी भी एक सर्विस हमने बनाई हुई है, तो बस ये है कि आपको अपने पास सेटअप करना पड़ेगा और उसको ऑडियो फाइल दो, वो आपको समराइजेशन वॉइस नोट्स दे देगी आपको, ऐसा होता नहीं है। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट दे दें, आपको सेटअप कराना पड़ेगा। अभी आपको बेसिकली अगर लेमैन हाँ। टर्म्स में बात करें, तो एंड टू एंड अभी प्रोडक्ट रेडी नहीं है, मतलब एक प्रोटोटाइप रेडी है। तो हाँ एग्जैक्टली मंथ था। तो अब क्योंकि जैसे हमजा ने कहा कि आइडिया लोगों को पसंद आया, बात डायरेक्टर्स तक गई थी, तो अब ये एक प्रॉपर वायबल प्रोडक्ट बनाने के उसमें आ गए थे फेज में, और इन्होंने कल मुझे अभी असाइन भी कर दिया है कि आप लोग इसी पे काम करें वॉइस नोट्स में। और इनके पास काफ़ी डिवाइसेस हैं, जैसे कोर्टाना हो गया, एलेक्सा हो गया, अमेजोन की, गूगल की गूगल होम हो गई। तो दे वांटेड कि यार हम लोग चाहते हैं सिंस हमारे पास डिवाइसेस भी हैं, पूरा एनवायरनमेंट है, सब है, तो व्हाई नॉट वी शुड मेक अ वायबल प्रोडक्ट फॉर 10 तो अब हमने काम स्टार्ट कर दिया। हम लोग आजकल R&D कर रहे हैं कि यार वो जो हमने आइडिया प्रेजेंट किया था यही मंथ के अंदर, और जो प्रोडक्ट बनाया था, क्या हम वो चीज़ पे मैप कर सकते हैं जितनी भी ये स्मार्ट डिवाइसेस हैं फॉर मीटिंग्स। तो अभी आजकल R&D कर रहे हैं हम लोग, अभी कुछ दिनों में हो सकता है हम डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दें। अब हम लाइव रियल टाइम ऑडियो पेपर लेके जाएंगे। पहले तो इधर कि हम स्पॉटिफाई देते थे, अब हम ये करेंगे कि बंदा बोल रहा है और साथ में उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट जनरेट हो रही है और रियल टाइम एग्जैक्टली। इन तीनों डिवाइसेस की तो तीनों डिफरेंट लैंग्वेजेस पे होगा ना? कोर्टाना हो गया, एलेक्सा हो गया, और आपका क्या नाम है गूगल असिस्टेंट, इनके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली लैंग्वेजेस पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना इनके फ्रेमवर्क्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोर्टाना की बात करें तो इसका एक फ्रेमवर्क है, बॉट फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू काम होता है। तो इसका जो सपोर्ट है वो Node.js पे भी है, .NET पे भी है, शायद पाइथन पे भी है। तो सिमिलरली जितनी भी ये डिवाइसेस हो गई, एलेक्सा हो गई और गूगल की हो गई, इन लोगों के सबके अपने अपने फ्रेमवर्क हैं जिस पे काम होता है, और सपोर्ट सबका लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस पे होता है, पाइथन हो गया, सी शार्प, व्हाटएवर, XYZ। तो लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता जितना ये होता है कि आप फ्रेमवर्क पहले सीख लो कि किस तरह उसको फ्रेमवर्क के अंदर खेलते हैं, और वंस आप फ्रेमवर्क समझ जाते हो तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू होता है काम करना। बेसिक काम तो यही होगा कि आप इन लोगों की सर्विसेज यूज करके, जो आपका बेसिक पर्पस है कि आप स्पीच टू टेक्स्ट और रिकॉग्नाइजेशन वाली चीज, वो तो आप इनकी सर्विसेज यूज करके ही करोगे, और वो आपको पाइथन जावास्क्रिप्ट में मिल जाएंगी आपको। जो मेन चीज है वो उसका बॉट फ्रेम, मतलब जो भी फ्रेमवर्क है, आप एलेक्सा का, गूगल होम का, कोर्टाना का, आपको फ्रेमवर्क पहले समझो और उसको। अच्छा, तो आप लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी बूटस्ट्रैप करने में पूरा सब कुछ? हमारा मंथ ऑफ एआई या अभी जो मंथ ऑफ एआई पे बेसिकली हमने पाइथन पे ही काम किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट
जो है पाइथन ही दे रहा है एआई और एमएल और के एक जितने वजह ये भी थी सर्विसेज कि हैं। जब भी आप एआई का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में सबसे आपके पहले आता है कि यार दिमाग में पाइथन Python बहुत काम करा हुआ है लोगों ने, तो आपको उसकी बनी बनाई लाइब्रेरीज और सर्विसेज मिलेंगी, बहुत सारी चीजें तो मिल आप जाती पाइथन हैं पे easily। और पाइथन के अंदर सबसे अच्छी बात है कम से कम कोड लिखना पड़ता है मतलब आप कम से कम कोड वर्ड थोड़ा गलत है यूज करना, ये है कि जो मेन लॉजिक है उसका कोड ज्यादा आपको फोकस करते हैं पाइथन के अंदर rather than कि यार सिंटेक्स का ख्याल रखना है, तो इस तरह पाइथन ज्यादा हेल्पफुल है। सो इससे एक तो मुझे चीज नजर आ रही है, वो ये कि जस्ट इट्स नॉट जस्ट अ मंथ ऑफ एआई, लेकिन अब उसके बाद भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और Exactly. एज अ वायबल प्रोडक्ट, जैसे कि अब ऑलरेडी आप लोग जो है ना उस पर काम कर रहे हो, सो दैट इज समथिंग ग्रेट। एट दिस पॉइंट व्हाट आई वुड लाइक फ्रॉम यू गाइस इज कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स जैसे जो अपने यूनिवर्सिटी के टेन्योर के अंदर एक साल जो है ना उनका एफआईपी से रिलेटेड होता है, और वो एफआईपी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एफआईपी 1 और एफआईपी 2, और उस यानी कि एक साल के टाइम पीरियड के अंदर भी वो कुछ जो है ना मीनिंगफुल निकल के नहीं आता, और यहाँ पे हमने एक महीने के अंदर कुछ अच्छा अचीव किया है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन के लोग जो है एक साल के अंदर भी जो है ना इसको अचीव नहीं कर पाते? एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले तो आप सीरियस नहीं होते एफआईपी के लिए, आप ये सोचते हो कि यार निकाल दो यार Exactly. डिग्री निकालनी है, मेरा एफआईपी हाँ। मैं निकाल दूं बस। और आप मतलब यूजुअली अगर आपके 4 पार्टनर्स हैं उसमें से 3 तो इंटरेस्टेड भी नहीं होते आइडिया के अंदर, एक ही होता है जो थोड़ा होता है कि यार कुछ कर लेते हैं, फिर वो बाकियों को मोटिवेट करता है करने के लिए। तो मतलब एज अ कोर्स ले रहे होते हैं। अब अगर हम यहाँ कंपनी के अंदर बात करें तो हम लोग, ये हमारा इंटरेस्ट था इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया, फिर आइडिया भी हमारे उससे इनिशिएट किया गया था, इनिशिएट हमने आइडिया किया तो प्रॉब्लम क्या, मतलब हमारा इंटरेस्ट था। मतलब वो लोग प्रॉब्लम नहीं देखते, बेसिकली उनको निकालने वाली चीज करते हैं, तो वो उसी पे फोकस कर रहे थे क्या निकाल। यहाँ पे आप इंडस्ट्री लेवल पे चीज देख रहे हैं क्या लोगों को मसला क्या है, तो हम उसको केटर करें, तो उस हिसाब से हमने सोचा। और लेकिन मोस्टली होता ये है कि यूनिवर्सिटीज में जो एफआईपीज होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा नहीं कर पाते, मोस्टली जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जिस तरह हमने किया है मंथ ऑफ एआई में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन उनका भी होता ऐसा ही है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन वो एफआईपी की हद तक रखते हैं कि एक साल के अंदर कर दिया काम तो खत्म बस। इसके आगे वो ये सोचते हैं कि अब आगे जो है अब सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है और काम करना है, तो ये नहीं सोचते कि हमने इतना काम किए तो इसको एक प्रोडक्ट बनाए, जैसे अभी हमें इन्फोर्स करने के प्रोडक्ट बनाओ। अगर एफआईपी स्टूडेंट्स को भी हम इन्फोर्स कर दें कि अगर आपने इतना काम किया है एक साल में तो इसको एक प्रोडक्ट बना दो, तो हो सकता है कि वो भी आगे काम करें इंटरेस्ट लेके। उनके लिए फिर हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली जाएं, यूनिवर्सिटीज जाएं और वहाँ पे जाके देखें क्या प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करना। उनको बेसिकली मार्केटिंग दिख रही होती है यार, उनके वो फिर बेसिकली वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं पता है, इंटरेस्ट ही नहीं बनता ना फिर उनका कि हमारे पास कोई कोई आएगा, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करने कोई की इंस्पिरेशन स्पॉन्सर होती है। होता है ना उनके पास, कोई दूसरा स्पॉन्सर हो एक जाए चीज होती है मोटिवेशन। अगर आपको पता है कि यार आपने एफआईपी पे काम कर लिया, उसके बाद आप कंटिन्यू क्यों करोगे, मतलब अगर मैं कर भी लूँ, रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, मेरा एफआईपी का चौका आ गया, भाई खत्म, मेरी रिक्वायरमेंट खत्म, अब मैं क्या करूँ काम करके। कंपनी में ये है कि यार बहुत सारी चीजें हैं, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपकी लर्निंग हो रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बोलोगे यार हाँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दूसरा तो बहुत सारी मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ना तो यूनिवर्सिटी आपको मोटिवेट करती है कि यार आप कंटिन्यू करो, आपका बहुत अच्छा आइडिया है, एटलीस्ट अगर बहुत सारे नहीं तो कम से कम जो फ्यू आप उनमें से शॉर्टलिस्ट करके कोई ना कोई 3-4 कम से कम 5 आप सिलेक्ट कर लो, और उन स्टूडेंट्स को बोलो कि भाई हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, हम आपको इंक्यूबेट कर देंगे, जैसे काफी यूनिवर्सिटीज करती हैं, आईपी हो गया और दूसरी, तो मतलब ये एक अच्छा स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप कंटिन्यू करें अपना आइडिया। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि आप लोगों का जो टाइम था मंथ ऑफ एआई में, तो आप लोग कितने घंटे आप काम करते थे, हाउ मच आपको ऑब्वियसली नहीं मतलब मेरे ऑफिस में आपको टास्क मिलते हैं वगैरह, आपको ऑब्वियसली कुछ प्राइमरी वो होगा ना, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिर ये मंथ ऑफ एआई साइड में चल रहा है। ये काफी अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली स्टार्ट में तो अगर आप मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड कर लें, तो हमने इंटरनली डिसाइड किया हुआ था कि यार कौन सा बंदा किस काम पे कंटिन्यू कर रहा होगा, फोकस कर रहा होगा। सबसे पहले तो हमने ये किया कि यार रादर देन सब एक ही चीज करें, हमने काम डिवाइड कर दिया कि यार 2 मॉड्यूल्स हैं, 2 के अंदर भी बहुत सारे सब टास्क हैं, तो ये चीजें इतला कर ले, ये चीजें हमजा कर ले, बाकी जो बच गई उमर कर ले, या सो ऑन। तो सबसे पहला तो काम ये था हमारा। दूसरा काम ये था कि पहले
बिफोर जंपिंग इनटू एनी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले R&D करी है और काफ़ी R&D करी है, क्योंकि ये AI और ML का मसला ही सबसे ज़्यादा ये है कि आप 10 दिन एक काम कर रहे होगे, 11वें दिन आपको पता चलेगा ये सब ज़ाया हो गया, और 12 अगले दिन आप कुछ नया कर रहे होगे। तो ये काम ही ऐसा है। ये हमारे साथ हुआ भी था। ये हमारे साथ हुआ भी था। हम लोग एक हम लाइब्रेरी लोग यूज कर रहे थे। स्पीकर रिकग्निशन के लिए एक लाइब्रेरी यूज कर रहे थे पाइथन की, तो वो बिल्कुल सही चल रही है। अब हमारा ये स्पीकर रिकग्निशन वाला काम हो गया, हम अज्यूम कर रहे हो गया। अब जब हमने इंटीग्रेट किया उसको स्पीच टू टेक्स्ट के साथ, तो वो चलना बंद हो गई। हमें लगा शायद हमारे एंड से भी इशू, हमने बहुत ट्राई किया, 2-3 दिन कोशिश करी, नहीं चला। फिर हमने उसकी रेपो में जाके इश्यूज देखे, तो भाई वो इशू पहले से किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है। तो हमने कहा ये तो यूज नहीं कर सकते, और आखिरी हफ्ता बाकी था। तो फिर वो वाला काम फिर हमें दूसरी एक कोई लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ी, तो उससे फिर इंटीग्रेट किया, फिर उससे जाके काम किया। तो ये बहुत नॉर्मल है जब भी आप AI ML पे काम करोगे। R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ये चीज़ यूज कर रहे हो और क्या चीज़ कंपैटिबल है दूसरी लाइब्रेरी के साथ। तो ये है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो हमने सॉफ्टवेयर जो है ये बनाया जो है हमने यहाँ पे रहते हुए काम किया है, और जो ऑफिस टाइम थी उसमें हम पहले ऑफिस का काम भी करते थे, और उसका काम अगर जल्दी हो जाता था उसके बाद हम फिर अपना काम करते थे, तो ऐसा था। और आखिर का जो वीक था उसमें हमने फिर कंबाइन भी लगाई थी, हम लोग एक नाइट भी किया था हमने, तो इस तरह हमने ओके, तो जस्ट तो कंक्लूड करते हैं, एक कुछ अच्छे नोट पर कंक्लूड करते हैं कि जिससे हमारे पास कुछ सोल्यूशन भी हों। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते। जो मुझे इस डिस्कशन में समझ आ रहा है वो 3 पॉइंट्स हैं। एक कि टीम सिलेक्शन सही नहीं होता सबसे पहले, क्योंकि एक बंदा काम कर रहा है और बाकी 3 स्लीपिंग पार्टनर है, तो वो उस तरह से ऐसे काम नहीं होता। यहाँ पे मैं देखूँ कि अगर सारे लोग उस तरह से मोटिवेटेड हो तो फिर ऐसे उसका आउटपुट वैसा ही होगा। तो one of the point is I think team selection. Another thing I was एक मार्केट का थोड़ा सा जो है ना उनको exposure नहीं होता। हम लोग को जैसे इंडस्ट्री में बैठे तो पता है कि यार क्या मसला है, उन लोगों को ये वाली चीज नहीं होती कि क्या चल रहा है। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि उनका जो प्रॉब्लम है ना वो उनको आइडेंटिफाई नहीं हुआ होता सही से, और जैसे वो उनका पर्सपेक्टिव अभी इतना बड़ा नहीं होता। उनका थॉट प्रोसेस इतना मेच्योर नहीं हुआ होता है कि वो उस प्रॉब्लम को समझ सकें। तो इस तरह से ये जो एक डेवकास्ट है ये भी इस तरह से कोशिश है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताने की कोशिश करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, ताकि वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो मार्केट में आने से पहले तो कुछ हद तक मेच्योर हो चुका हो। और जो लास्ट पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मोटिवेशन नहीं होती उनके फ्यूचर के लिए। सॉफ्टवेयर हाउस में आने की मोटिवेशन होती है, you'll get the paycheck at the end of the month. There is no motivation in doing your own project until and unless you've got some sponsors. So एक मोटिवेशन होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन ये है कि भाई 4 GPA आ जाए तो दैट इज डन। हाँ, जैसे बाहर की इंडस्ट्रीज में होता है ये कि आप अपना प्रोजेक्ट आइडिया जो है आप इंडस्ट्री में लेके जाते हो और उनको पिच करते हो। अगर उनको पसंद आता है तो आप उनके साथ अपना FIP या थीसिस आप उनके साथ कर रहे हो, तो वहाँ पे मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ गया। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी वो वाली चीज नहीं है कि आप इंडस्ट्री को पिच करो, बहुत कम होता है। हम लोग जब FIP कर रहे थे DS के अंदर तो हमारे पास कोई 2 प्रोजेक्ट थे जिन्होंने शायद GFK या उसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उनकी थोड़ी सी मोटिवेशन ज्यादा थी। बट उनका फिर ये होता था कि उनसे प्रोजेक्ट पूछे तो यार हमने एक NDA साइन किया, हम नहीं बता सकते। बट खैर उनकी मोटिवेशन लेवल अलग थी हमसे। हम लोग का ये था कि खैर हम लोग अपना आइडिया था तो हम लोग को उस पे हम लोगों ने काम किया था NFP वाला, तो मोटिवेशन। बट जनरली यही होता है कि यार लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता है क्या है, कोई मोटिवेशन नहीं है उस तरह की, बस FIP चलाना है उनको, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो आपका पहला पॉइंट है टीम सिलेक्शन का। आई थिंक टीम सिलेक्शन का ज्यादा मतलब ये चीज ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका आइडिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली टीम किस तरह बन रही होती है, आपस में जो दोस्त होते हैं वही बन जाते हैं। पॉइंट इज कि अगर वो दोस्त आपस में मिलके कोई एक आइडिया डिसाइड कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो कि कोई 4 में से एक बंदे ने आइडिया डिसाइड किया और उस पर वो 4 एग्री कर रहे हो। ऐसा हो कि वो चारों मिलके एक आइडिया डिसाइड करें, तो उसमें मोटिवेशन फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। सबका एक इंटरेस्ट होगा, हाँ यार मेरा भी इस आइडिया में इनपुट है। वो फील नहीं आएगी कि यार उसी बंदे ने किया था वही करेगा, वही कंप्लीट करेगा, GP आ जाएगी। आई एम डूइंग हिज प्रोजेक्ट, मतलब ये वाली फील आप ओन नहीं कर रहे होगे उस आइडिया को। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि यार आप उतने ही मोटिवेटेड हो जितना आपका पार्टनर है जो काम कर रहा है। तो एक ये मैटर करता है, क्योंकि जाहिर है हर पार्टनर तो आप यूनिवर्सिटी में अच्छा ढूंढ नहीं सकते। जाहिर है 300 स्टूडेंट 400 स्टूडेंट है,
आप जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो जाहिर है आप अपने दोस्तों के साथ ही बनाओगे जिनके साथ आपने 4 साल गुजारे। तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आपने किन लोगों के साथ बनाया है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपने क्या चीज़ बनाई है और उनका इनपुट कितना है उसमें। तो एक ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, on this note, I think we are about to wrap up this podcast. We have some solutions कि जो कि अगर कोई implement करना चाहे तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे उसको implement कर सकते हैं and they can um, polish their skills and excel in their career. We have with us here Danish Hamid. He is the director at Temples. Let's hear it from him. Introduction में तो जो बता चुके हैं, my name is Danish Hamid. I've been associated with the IT industry for almost 16 years now. काफी exciting किस्म के changes आ रहे हैं since almost 5-6 years recently. So one of those things is related to AI, जिसके भी हम बात भी कर रहे हैं. So हम लोग का काफी फोकस वैसे तो इन जनरल दुनिया में काफी चीजें AI की तरफ शिफ्ट हो रही हैं. So in line with that हमारा भी काफी फोकस AI के ऊपर चल रहा है. So बात करते हैं मंथ ऑफ AI के ऊपर. क्या आइडिया क्या था कि हाउ डिड इट स्टार्टेड, व्हाट डू वी फील कि हमें क्या ऐसी जरूरत लगी कि हमें मंथ ऑफ AI स्टार्ट करना चाहिए एज इन जनरल और इन 10 में हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी? देखिए रिसेंटली 10 को Forrester ने recognize किया है as one of the leading companies that is working on AI. So we have this skills and expertise. हमारे कुछ groups, कुछ projects पे AI पे काम करते भी रहे. लेकिन हमने वैसे ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए सोचा था कि हमारे पास पाकिस्तान में AI के हवाले से इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा. हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो भी. बट अगर आप देखें तो जो न्यू जनरेशन डेवलपमेंट की तरफ आ रही है वो इतनी AI की तरफ इंक्लाइंड नहीं है जितनी वो मोबाइल डिवाइसेस की डेवलपमेंट की तरफ है या वेब सर्विसेज की तरफ है, तो हमने एक कोशिश ये की थी कि हमारे पास जो हमारी वर्क फोर्स है उसको हम एक इंट्रोडक्शन दें कि AI क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, और फिर उनको एक चैलेंज भी दें जिससे वो सीखें कि AI में वो क्या क्या कर सकते हैं. क्योंकि आइडियाज हमेशा किसी एक की तरफ से नहीं आते. आइडियाज, हमारा हमेशा से बिलीव है कि आइडियाज जो हैं वो पब्लिक की तरफ से आते हैं. So we gave them this opportunity to bring forward their ideas and work for whatever they want. हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, हम उनको रिसोर्सेज देंगे, उनको टाइम भी देंगे, हम उनको असिस्ट भी करेंगे. तो उससे ये इट्स यू नो डबल एज्ड बेनिफिट है ये एक तरह से. इसमें उस इंडिविजुअल और टीम की भी ग्रोथ है. वो जो टीम मोबाइल पे काम करती रही थी उसको एक्सपोजर नहीं मिला था, तो उसको भी एक्सपोजर मिला. और फिर हमारा फायदा उसमें ये हुआ कि एक वर्कफोर्स बिल्ड हो गई जो कि फ्यूचर में AI की प्रोजेक्ट्स को टेक अप कर सकती है. So हमने भी बात की थी तलहा और हमजा और उमर से जिन्होंने इस कंपटीशन को विन किया. हमने उनके प्रोजेक्ट के बारे में जान के उन्होंने इस मंथ में कौन सा प्रोजेक्ट बिल्ड किया. इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स आप समझते हैं कि इस मंथ में सामने आए जो कि जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद द पावर ऑफ AI? देखिए प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, अगर हम उनको लिस्ट करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. लेकिन कुछ हमारा फोकस ये है कि हम ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट को टेक अप नहीं कर सकते. हमारा अभी मतलब AI से रिलेटेड फोकस ये था कि वो प्रोजेक्ट्स जो इन जनरल पब्लिक लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, तो हम उनको हाईलाइट करें और उनके ऊपर ना सिर्फ इस मंथ ऑफ AI में बल्कि इन जनरल उसके बाद में हम काम करें. तो we still have teams that are working on their dreams, on their AI projects. अभी वो परसू कर रहे हैं उसको. उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम हेल्थ केयर सेक्टर पे कर रहे हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें AI को यूज करते हुए हम अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर डिटेक्शन या न्यूमोनिया डिटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं. सो दैट एल्गोरिथम इज ऑलमोस्ट डेवलप्ड ऑन अ POC लेवल. उसको फर्दर रिफाइन कर रहे हैं ताकि हम एक हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं ताकि
रियल टाइम डेटा सेट हमारे पास है, हम उनको एनालिसिस करें और डॉक्टर की असिस्टेंस हो और फिर पता चले कि रिजल्ट्स कितने इफेक्टिव हैं। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि एक काम हो गया और वो खत्म हो गया, वो उसमें से जो चीजें हमें हमारे टेक अवे थे हम लेके उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में काफी चीजें कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को हेल्प मिले। इन्वायरमेंट के ऊपर चीजें जो हम कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट्स हैं, एंड देन फिर इन जनरल बिजनेस की ओवरऑल प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से काफी चीजें हैं जो हम काम करते हैं। आपने बात करी जो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हैं और कुछ एल्गोरिथम ऑलरेडी पीओसी लेवल तक डेवलप हैं, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि वो एज अ प्रोडक्ट के लेवल पर डेवलप है और हम उसको ट्रेनिंग के थ्रू उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर वो एज एन एल्गोरिथम उसको मैच्योर कर रहे हैं? देखिए एआई में ऑलमोस्ट 70% जो एफिशिएंसी आती है वो आपकी डेटा सेट की एक्यूरेसी की वजह से आती है। सो हमारे एल्गोरिथम बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आप डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, देन यू टेस्ट इट ऑन योर एल्गोरिथम, ठीक है। आप उसको आप ट्रेन करते हैं अपने सिस्टम को एंड देन यू इवैल्यूएट रिजल्ट्स। अब होता ये है कि आपने डेटा सेट प्रोवाइड किया और आपको लगा कि हाँ हमारा एल्गोरिथम इन कंडीशंस के ऊपर सही परफॉर्म नहीं कर रहा, देन यू इम्प्रूव योर एल्गोरिथम। सो इट्स अ टू वे थिंग कि आप डेटा सेट भी कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट आप एल्गोरिथम भी इम्प्रूव करते हैं। इस कंपटीशन ग्रोथ की बात करते हैं, ये सुनने में इतना बहुत एक्साइटिंग आइडिया लगता है कि जिस तरह से हम it's a two-way benefit for all the employees and for the company as well, and for the greater good of Pakistan as well, कि हम यहाँ पे उस AI के जो लोग जो उस sort of एक बबल के अंदर होते हैं कि उस बबल से बाहर नहीं आते कि हमें AI पे काम करना है या नहीं करना है, तो वो उस बबल से बाहर आते हैं इस कंपटीशन के थ्रू। जब कोई आइडिया हमारे पास आया होगा इस कंपटीशन के अंदर, तो उसको इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया क्या था कि किस तरह से हम उसको इस आइडिया को जज किया जाता है कि हाँ इस आइडिया में पोटेंशियल है या फिर इस आइडिया में पोटेंशियल नहीं है? देखिए, जैसे मैं आपको बताया कि आइडिया हमने जिस पे फोकस किया वो ये था कि जो इन जनरल पब्लिक लाइफ को इम्प्रूव करे, ये किसी एक सेक्टर में जो कि हमारा बर्निंग पॉइंट है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे फार्मर्स आप देख रहे हैं वेस्ट के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, वो अभी तक वैसी सारे मैनुअल चीजें चल रही हैं। सो हमने उसको टारगेट किया, उन प्रोजेक्ट्स को उठाया। हेल्थ केयर में it's a $1 trillion industry, healthcare, ठीक है। Just healthcare, if you combine IT with it, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वो कहाँ पहुँचता है मतलब, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान में IT बहुत कम इन्वॉल्व है, हम EMR लेवल पे तो इन्वॉल्व हैं, हम थोड़े बहुत इन्वॉल्व मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी हैं, लेकिन हम हार्ड कोर किसी एनालिसिस एंड डायग्नोसिस और रिसर्च के ऊपर इन्वॉल्व नहीं है हेल्थ केयर के अंदर। तो हमने वो प्रोजेक्ट्स पिक किए, और इसके अलावा इन जनरल इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी पिक किए जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए। जनरली तो हमारे पास आता है कि अब जैसे कि हम रिसेंटली जो गूगल आया हुआ था उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि आप AI से रिलेटेड कोड जो है वो अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं, और नए टूल्स हैं AI के जो कि मोबाइल में एज अ बिल्ट इन फीचर आते हैं और आप उसको एज अ ऑनलाइन भी एज अ ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या इससे AI हमारी कितनी पावरफुल हो सकती है? पोटेंशियल क्या है, मतलब मोबाइल में भी इस्तेमाल हो रही है सब चीजें, सारे फीचर्स आपने फॉर एग्जांपल स्नैपचैट में भी देख रहे हैं, सारे एक मतलब टॉप ट्रेंडिंग एप्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो व्हाट डू वी डू नाउ, अब इससे आगे क्या हो सकता है? देखिए अभी तो एज वी सी इट राइट नाउ एआई अभी अपने एवोल्यूशन के स्टेट में है, ठीक है। बट ये एवोल्यूशन बहुत जल्दी रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको आप ये सोचेंगे लिटरली फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रीवियस 1 ईयर हम एआई के बारे में कितना सुनते थे, रोबोट्स देखते थे, छोटे मोटे वीडियोस देखते थे, किसी एमआईटी में किसी ने कोई काम कर लिया, लेकिन आज हम एआई को यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है ना। आप यूट्यूब के ट्रेंड्स देख लें, आप किसी भी उसके
ट्विटर की जो आपके चल रहे होते हैं वो देख लें। सो इट इज स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर यू। इससे पहले वो एल्गोरिथम होते थे जो देते थे, लेकिन वो इतने एक्यूरेट और वो इम्प्रूव नहीं करते थे खुद। वो बस एक एल्गोरिथम थे जिसने आपको बिहेवियर का एनालिसिस किया और बिहेवियर का आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन अब एआई के साथ वो इम्प्रूवमेंट भी होती जा रही है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अदर इंटरवेंशन। सो हम डेली लाइफ में एआई, आपको गूगल असिस्टेंट का पता होगा जो इन्होंने अभी निकाला है, एलेक्सा हो गया, वो हो गया। हाँ, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज यूज एआई। अब एक घर में चलते फिरते आपके एक असिस्टेंट है, आप पूरा घर कंट्रोल कर सकते हैं अगर इफ यू कंबाइन एआई विद आईओटी। ठीक है। इसके बाद जो अभी इन्होंने वो किया था गूगल का वॉइस, क्या है गूगल असिस्टेंट नहीं, गूगल Duplex? Google Duplex. Google Duplex, exactly. So Google Duplex is almost replacing all of the basic activity that you do on your mobile. ठीक है, बुक कर दो अपॉइंटमेंट, वो कॉल करके बुक कर देगा। ठीक है। अब किसी कॉल को आंसर नहीं करना तो उसको क्या बोलना है वो बता देगा, आपकी मीटिंग से सारी चीजें कर देगा। मैंने रिसेंटली देखा था उसकी ऐप जो है अब लॉन्च हो चुकी है। मैंने अपने मोबाइल में भी वो ऐप इंस्टॉल कर चुका हूं मैं, वो गूगल असिस्टेंट की, एंड इट्स वर्किंग। मतलब बीटा वर्जन है लेकिन आप उसको यूज करते हैं और इट्स लाइक आप उससे कम्युनिकेट करें और वो आपसे लर्न करेगा और आफ्टर सम टाइम वो आपको बिल्कुल पर्सनलाइज सजेशन देगा। ओके, स्टिल हम ये देखते हैं कि एआई जो है ना एक सॉर्ट ऑफ बज़वर्ड है मार्केट के अंदर। बहुत जगहों पे हम उसको एज अ हमारे प्रोडक्ट को मार्केट के लिए यूज करते हैं, और इंटरनेशनली हम सिर्फ ताकि हमारा प्रोडक्ट चले हम इसमें एआई इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एआई से इतने जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें 40% में एआई इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो इस तरह की चीजों से हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं? लेकिन एआई को पहले समझना पड़ेगा कि एआई की पावर क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ब्लॉकचेन के एक जमाने में हम बात कर रहे थे ना, ब्लॉकचेन एक बज़वर्ड था, क्रिप्टोकरेंसी एंड ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने हर चीज में ब्लॉकचेन डालने की कोशिश की। ठीक है, आप डाल दें लेकिन उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं है। ब्लॉकचेन का यूजेज एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट जगह पे जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे आपको फेडरेशन की जरूरत है वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर लें। इसी तरह एआई में भी हर चीज में एआई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप हर चीज में एआई डालेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। इसलिए बहुत बैलेंस के साथ वो लेके चलना पड़ता है। लोग ज्यादा कंफ्यूज, देखिए एक तो हमारे यहाँ जैसे आपने कहा ना बज़वर्ड होता है कि एआई बोल दिया प्रोडक्ट मिल जाएगी, बट जरूरी नहीं है उस प्रोडक्ट में एआई भी हो। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है एआई वहाँ पे एआई हो, वहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास वो पावर है। पहले नहीं थी तो हम एल्गोरिथम लिखते थे और वो चला देते थे सजेशन और यूजर बिहेवियर, लेकिन अब हमारे पास वो पावर है तो वहाँ पे एआई यूज होनी चाहिए। सो यस, इट्स राइट कि ये एक बज़वर्ड है। अनफॉर्चुनेटली ये लोग उन चीजों के साथ लगा के बेच रहे हैं जिसमें एआई नहीं है। और थोड़ा सा ये भी समझ में आता है कि लोग खुद भी जो खास तौर पे जो सेमी टेक्निकल किस्म के लोग हैं जो मार्केटिंग और सेल्स के होते हैं, उनको क्लियर डिफरेंस नहीं पता होता है एआई के अंदर और कोई ऐसी चीज जो आपको बिहेवियरल एनालिसिस के ऊपर जो रिजल्ट दे रही है लेकिन वो एआई नहीं है। तो उसमें फर्क पता होना जरूरी है। इसमें जो एक गैप आता है वो आता है मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपर का, कि अगर हम वो गैप अगर फुलफिल कर दें तो, क्योंकि क्लाइंट से डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है, और अगर हम वो गैप अगर फुलफिल हम उसको मिनिमाइज कर दें तो फिर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बस एक अभी रिसेंट नहीं बल्कि काफी टाइम हो गया एक स्कैंडल यहाँ पर आया था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, जिसमें एक कंपनी ने एआई के पावर को यूज करते हुए और स्पेशली डाटा को यूज करते हुए लोगों के जो पर्सपेक्टिव थे उसको चेंज किया था, जिसकी जो कि ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर रही है बट नॉट इन अ प्रोडक्टिव वे, इन अ नेगेटिव वे। What do you think? How can we prevent from such actions in the future if we have the power of AI? देखिए, हर चीज का पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है। अभी तक एआई इस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो हम लोगों को टेक ओवर कर ले, ह्यूमन को रिप्लेस कर ले। पहली बात ये जरूर होना शुरू हो गया कि ह्यूमन इमोशंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट ये यही एआई यूज करके इस स्कैम को या इस
मैनिपुलेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने इसी कंपटीशन के अंदर एक आईडी के ऊपर काम किया था, वो ये था कि ट्विटर के जो ट्रेंड है, तो आपको बताइए कि कोई भी एक ट्रेंड के अंदर नेगेटिव व्यूज भी होते हैं, पॉजिटिव व्यूज भी होते हैं और पेड व्यूज भी होते हैं। यानी आप किसी ब्लॉगर को एंगेज कर दें, किसी किसी ऐसे बंदे को जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसकी ट्वीट करवाते हैं और आप उस ट्रेंड की ओवरऑल उसका मतलब ही चेंज करा दें उस ट्रेंड का। तो अभी हमने जिस एआई के एल्गोरिथम पे काम किया था वो यही था कि ओरिजिनली वो ट्रेंड क्या है, उसमें कितनी ट्वीट्स ऐसी हैं जो फेक हैं, जो उस ट्रेंड के एक्चुअल मीनिंग को चेंज करना चाह रही हैं। तो यू कैन आल्सो डेवलप these algorithms to detect these anomalies. So I think this answer से कि AI is still like a tool जिसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. This could be a positive or it could be negative. So it would be like a knife जिसको आप अपने positive के लिए यूज कर सकते हैं और negative. It's not something कि it's not like an independent entity कि जो कि आपको take over कर सकती है. Right. Apart from that, since we have seen कि it has some positive impact on the society and we are working it as a tool. What do you think we have achieved in Temples with this month of AI? अगर आप इन जनरल देखें तो वी हैव अचीव्ड अ लॉट। हमारे पास एक अच्छी बड़ी वर्कफोर्स तैयार है जो कि एब्सोल्युटली रेडी टू वर्क ऑन एआई, टेक ऑन एनी चैलेंजेस। In fact, we are also planning to give them something so that they can work on at a larger scale. एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो एआई वर्कफोर्स जरूरी नहीं है हमारे पास हर वक्त रहेगी, वो बाहर निकलेगी, वो दूसरी जगहों पे जाएगी, कुछ लोग अपना स्टार्टअप चलाएंगे। सो दे हैव दिस नॉलेज, दे हैव दिस पावर नाउ टू वर्क ऑन समथिंग वेरी एक्साइटिंग। और सबसे बड़ी जो इसमें लोगों को माइंडसेट देना था वो ये कि हम लोग हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो हम हमेशा से बिलीव करते हैं कि हमारे जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहीं पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। तो अब आपके पास, आपको पता है आपने एक चीज पे काम कर लिया, आपको पता है एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग की चीजें में प्रॉब्लम है। So the canvas is open for you now. अब आप उस पे जो बनाना चाहते हैं। That's one of the biggest takeaway that पूछना था अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कि किसी एचआर फर्म ने एक एआई स्क्रीनिंग एल्गोरिथम लगाया था। द रीजन हुआ क्या था कि उस कंपनी को फिर बोला गया कि आप लोग रेसिस्ट हैं। सही है। द रीजन वाज कि जो पता चला कि उनके जो डेटा सेट है ना उसमें जो ट्रेनिंग डेटा था वो सारा डिफरेंट पीपल ऑफ कलर इंक्लूडेड नहीं थे, तो एआई ने उन लोगों को स्क्रीन आउट कर दिया था। तो ऑब्वियसली डेटा सेट से इम्पोर्टेंट है। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान में डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि गूगल आई ने बोला था क्या नाम है वी लव बिग डेटा, उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया था। उन्होंने बोला था 1980 से लेके 2012 तक डेटा अवेलेबल तो था लेकिन सारा मैनुअल था, तो उन्होंने बहुत ह्यूज चंक ऑफ अपना टाइम उसको डिजिटाइज किया। तो गोइंग फॉरवर्ड हाउ वुड वी लुक एट ट्रेनिंग डेटा, हम क्या करेंगे पाकिस्तान में भी ये चीज सारी चीजें वाइडली अवेलेबल हो सो दैट वी कैन अप्लाई गुड थिंग्स ऑन दैट डेटा। तो क्या कर सकते हैं? देखिए पाकिस्तान बहुत सारा डेटा है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा है जिस पे काम हो रहा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी आती है जब दुनिया भर में उस पर आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है। सो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी केबल की वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं जो हम यहाँ के लिए भी यूज करते हैं, जनरल डेटा सेट हैं, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के सीटी स्कैन में नमूनिया का वायरस है तो वो यहाँ पे जो बंदा है उसका भी वही होगा और जो यूएस में उसका भी यही होगा। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट दिस इज ट्रू कि यहाँ पर डेटा सेट इतना अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे अब कंपनी ऐसी फॉर्म हो रही है। जैसे हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं एक हॉस्पिटल के साथ उनके डेटा सेट जनरेशन के ऊपर, जो कि सीटी स्कैन और एक्सरेज के ऊपर है, कि हम वो डेटा सेट पे काम करें, देन वी मेक दैट डेटा सेट अवेलेबल फॉर अदर पीपल टू वर्क ऑन। तो इस तरह और बहुत सारी कंपनीज हैं क्योंकि एआई एज आई सी इट, एआई इज नॉट अ क्लोज सोर्स थिंग। अगर मैं हाँ ठीक है, मैं अगर कोई प्रोप्राइटरी डेटा प्रिपेयर करता हूँ तो आई हैव ऑल द राइट्स टू कीप इट। बट अगर हम ये चाहते हैं कि इन जनरल पाकिस्तान में एआई फ्लरिश करे
we'll have to open it up for other people to work on. So इस पे बहुत काम करने की जरूरत है. और डेटा सेट की जो आपने जो एग्जाम्पल दी, डेटा सेट की एक्यूरेसी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके रिजल्ट के ऊपर. सो एक बड़ा जनरल सा फॉर्मूला है जो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में जाते सिखाते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. ठीक है ना. तो अगर आप गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट. हमने अभी पार्टिसिपेंट्स की बात की थी, और जो एक सबसे बेहतर चीज़ है जो कि इस कंपटीशन से उनको मिली है, वो है कि एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिला है एआई का, जो कि वो अपने आगे के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं. आई गेस यही जो है जो और लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और जो लोग इस पे काम नहीं कर रहे, और जो कोई ना कोई उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है, कोई डर है कि काम नहीं करना है, तो वो डर जो है निकल जाता है. तो जब हम ये, और इस एपिसोड का मकसद ये है कि हम वो जो पर्सपेक्टिव है जो 23 टीम्स ने इस कंपटीशन से अचीव किया है, वो हम उन स्टूडेंट्स को और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पर्सपेक्टिव दें. So with that हम ये एपिसोड ख़त्म करते हैं. We would like to thank 10 पर्स जिन्होंने अलाउ किया हमें ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए. प्लीज़ डू टेल अस कि कैसी आपको एपिसोड लगी. आप हमारे ट्विटर फेसबुक पेज है, वहाँ हमें कमेंट कर लें, ट्वीट कर लें. क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं. व्हाट एपिसोड डू यू वांट टू सी इन द फ्यूचर. प्लीज़ डू टेल अस. वी आर वेटिंग फॉर यू. आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.